नमस्कार दोस्तों, 23 जून 1985 एक ऐसा खौफनाक दिन जो कनाडा और इंडिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। और उस खौफनाक दिन का असर आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर महसूस किया जा सकता है। तो आइए आज की वीडियो में इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। Work is exhausting for the helicopter crews winching down each time the slightest piece of debris is spotted. We saw a large rectangular object, appeared to be of a pyramid shape, floating in the water over there. The rescue teams have reported that sharks are now in the area, making their work even more hazardous. Look at it. Understand there's sharks there, is that correct? There's so much debris spread over such a wide area, they're having to leave some to be marked with flares. This attack was the deadliest in history until the 9/11 incident in New York. 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 टोरंटो के मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और उसका डेस्टिनेशन होता है मुंबई। और उस प्लेन में 22 क्रू मेंबर रहते हैं और 307 पैसेंजर थे, जिसमें से 268 कैनेडियन रहते हैं, 27 ब्रिटिश के लोग रहते हैं और 24 इंडिया के लोग रहते हैं, जो अपने फैमिली मेंबर और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर जा रहे होते हैं। और उस प्लेन के पास टोरंटो से मुंबई तक के सफर में 4 स्टॉप होते हैं। पहला टोरंटो का मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, और तीसरा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चौथा मुंबई का सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब एयर इंडिया 307 पैसेंजर के साथ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है और कुछ ही देर बाद वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क करती है और प्लेन लगभग लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से 45 मिनट की डिस्टेंस पर रहता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन तो बस इसी पॉइंट ऑफ टाइम तक 12:14 जैसे ही प्लेन आयरलैंड के तट अंटार्कटिक ओशन से गुजरता है तो प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और ये बन जाता है अमेरिका के 9/11 प्लेन अटैक के बाद का दूसरा वन ऑफ द मोस्ट प्लेन डिजास्टर में से एक। Victims of the Air India Flight 182 That question lingers. Of the Kanishka air crash today, in which 329 people were killed. Air India Flight 182 was en route from Vancouver. In that case, the plane and vital clues sunk deep to the bottom of the sea. June 23rd, 1985, Air India Flight 182 from Canada exploded off the coast of Ireland, killing 329 people. Only one more body, that of a small. और फिर उसके बाद जब प्लेन में ब्लास्ट होता है तो हीथ्रो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के रडार से अचानक गायब हो जाता है और सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लेन ना ही कोई वार्निंग देता है ना ही कोई इमरजेंसी मैसेज। तो फिर अचानक से गायब कहाँ हो गया? Air India 182 Shannon. I'm transmitted on 3 or 4 occasions. Air India 182 Shannon. Do you read? Air India 182 Shannon. Unfortunately, I received no reply on my frequency. India 182 has gone off the scope. When did you last have them? 269. No one to this day has ever. और फिर उसके बाद हीथ्रो एयरपोर्ट की स्टाफ ने वहां पर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को भेजती है और जब वहां पर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम पहुंची तो वहां पर बस उनको समुद्र में डेड बॉडीज ही मिलती हैं और फिर उसके बाद सारे डेड बॉडीज को निकाला जाता है। लेकिन 329 डेड बॉडीज में से 131 डेड बॉडीज को ही निकाल पाती है और फिर उसके बाद सारे डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें पता चलता है ज्यादातर मौत ब्लास्ट की वजह से नहीं हुई थी, ज्यादातर मौत पानी में डूबने और ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, क्योंकि प्लेन में जब ब्लास्ट होता है तो प्लेन के पिछले हिस्से में होता है और प्लेन लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और प्लेन में जब ब्लास्ट हुआ तो वो सीधा अंटार्कटिक ओशन में आके गिरता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा सारे प्लेन के पार्ट्स को निकाला जाता है। The work is exhausting for the helicopter crews winching down each time the slightest piece of debris is spotted. Dinghies are being sent out from the naval ships on the scene to pick up the wreckage.
और फिर इस प्लेन अटैक को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो कनेडियन इन्वेस्टिगेटर टीम को पता चलता है कि ये हमला किसी बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट का था, क्योंकि इसमें 2 प्लेन बम ब्लास्ट के मामले शामिल थे। पहला बम ब्लास्ट एयर इंडिया 301 को ब्लास्ट करने के लिए था, जो नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के लिए तैयार था, और वो बोर्डिंग होने से पहले इसमें ब्लास्ट हो जाता है और इसमें 2 गैरेज हैंडलर मारे जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जो क्रिमिनल होता है उसे ये नहीं पता होता कि जापान डे लाइट सेवा का पालन नहीं करता है। डे लाइट एक टाइम है जो ज्यादातर कंट्री में होता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, और भी कंट्री है जो डे लाइट सेवा का पालन करती है। यानी सर्दियों के दिन में 24 आवर से 23 आवर हो जाता है और गर्मियों के दिन में 24 आवर से 25 आवर हो जाता है, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि कनाडा प्लेन ब्लास्ट 23 जून को होता है और कनाडा में डे लाइट स्टार्ट होता है 14 मार्च को और खत्म होता है 17 नवंबर को। क्योंकि जापान छोटी कंट्री है, वहां कोई डे लाइट टाइम नहीं होती है, क्योंकि बम को बनाया गया था कनाडा के डे लाइट के अकॉर्डिंग और टाइमर भी सेट किया गया था कनाडा के डे लाइट के अकॉर्डिंग ही। इसलिए जापान के फ्लाइट में टेक ऑफ के पहले ही बम ब्लास्ट हो जाता है। इन सारे प्लेन ब्लास्ट में बब्बर खालसा अलगा आबादी को फंसाया जाता है, जिसे BKI के नाम से जाना जाता है। BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसे 1978 को तलविंदर सिंह बब्बर और सुखदेव सिंह बब्बर द्वारा सिख धर्म के लिए बनाया जाता है, जिसको इंडिया, कनाडा, अमेरिका, जापान और मलेशिया यानी कई देशों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन किया गया है। और फिर एयरलाइंस के अधिकारियों को बम लगाने का संदेश सिखों पर जाने लगा, क्योंकि 1980 में सिखों और हिंदुओं के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ था। Streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The mob tried to bar the way when fire engines came on the scene. With other riots elsewhere caused by food shortage, India is beset by troubles. जिसमें गवर्नमेंट का मानना है कि दिल्ली में 2800 सिख मारे गए और देश भर में 3350 सिख मारे गए, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मानना है कि मरने वाले की संख्या 70,000 से 30,000 के आसपास है। और फिर प्लेन घटना के 5 महीने बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कनाडा पुलिस का मानना है कि तलविंदर सिंह ने इस प्लान को मास्टरमाइंड किया था, लेकिन कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से उसके खिलाफ सारे आरोप को हटा दिया जाता है। और फिर उसको अक्टूबर 1992 को पंजाब पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद जुलाई 2007 में जनरल तहलका ने बताया कि परमार ने अपनी मौत के पहले ही पंजाब पुलिस को सारी बातें बता दी थी। उसने बताया था कि उसने जरनैल भिंडरावाले के भतीजे लखबीर सिंह रोड़े को डायनामाइट की सप्लाई की थी, जो एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम विस्फोट के पीछे मास्टरमाइंड थे। और उसके बाद फिर अरेस्ट किया जाता है इंद्रजीत सिंह रियाद को, जो कनाडा में रहता है, जो इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन ISYF के मेंबर थे, जिनको 2003 में मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया था। और एयर इंडिया फ्लाइट 182 और नारिता बम ब्लास्ट में बम को इकट्ठा करने के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई थी। और इसके बाद भी प्लेन ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन 20 साल तक चला और ये कनाडा के हिस्ट्री का सबसे महंगा इन्वेस्टिगेशन था, जिसकी कॉस्ट पूरी $130 मिलियन पड़ी थी। फिर 2006 में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग ने इस रिपोर्ट को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट जज जॉन सी मेजर को कंडक्ट किया और फिर उनकी रिपोर्ट 17 जून 2010 को पूरी हुई। और उसमें लिखा गया कि कैनेडियन गवर्नमेंट रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS ने टेररिस्ट को अनुमति दी थी कि इस जगह पर अटैक करना है। और फिर श्री न्यायमूर्ति BN कृपाल, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, 23 जून 1985 PDF पर एयर बोइंग 747 विमान VTIFO कनिष्क दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। और फिर इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट 26 जनवरी 1986 को फिर स्टार्ट किया गया और फिर उसके बाद 2017 को खत्म कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पे एक मूवी भी बनी है, एयर इंडिया 182। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप उसको जाकर देख सकते हो। और इस पे एक बुक भी लिखी गई है, ब्लड फॉर ब्लड, जो कनाडा के फेमस पत्रकार द्वारा लिखी गई है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।